हम इस वीडियो में इंटर एग्ज़ाम में जो मॉडल सेट है, ठीक है, जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है एनुअल एग्ज़ाम के लिए मॉडल सेट, हम उस सबको देखेंगे, ठीक है। जो मॉडल सेट है केमिस्ट्री का है, ठीक है, तो हम उसको देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव, जितना ऑब्जेक्टिव है और पैटर्न भी समझ लेंगे कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा। यही पैटर्न से एग्जाम में पूछा गया। क्या है पैटर्न, क्या है, तो सबसे पहले इसमें बस वही दुगुना क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, डबल क्वेश्चन है, मतलब दुगुना क्वेश्चन होगा और उसमें आधा बनाना होता है, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को इसमें देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव यहाँ से, और आपको 70 क्वेश्चन में से ही, ऑब्जेक्टिव में से ही आपको बनाना है 35, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से सही है आपके द्वारा चुने गए विकल्प को ओमर शीट पर चिन्हित करें, किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर दे। मतलब इस बार जो एग्जाम होगा इसमें भी दोगुना क्वेश्चन होगा, ठीक है, दोगुना, जिसमें से आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, 70 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से बनाना कितना है, 35 आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, अब जितना 70 ऑब्जेक्टिव है, 70 ऑब्जेक्टिव को हम लोग सबसे पहले देखते हैं और उसके बाद देख लेंगे सब्जेक्टिव को। तो सबसे पहले हम शुरुआत किससे करते हैं, ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन है, NaCl के रवा में एक Na+ और Cl- एक Na+ कितने Cl- से घिरा होता है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है कि क्या है यहाँ पे, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो NaCl है, रवा मीन्स क्रिस्टल, तो NaCl क्रिस्टल में Na+ कितने Cl- से घिरा होता है। तो यह समन्वय संख्या पूछ लिया, ठीक है, कितने Cl- से घिरा होता है, तो आंसर कौन हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, 6, ठीक है। अगला देख लीजिएगा, एक दिया सलाई की ज्यामितीय होती है। तो दिया सलाई की जो ज्यामितीय कैसा होती है, तो ऑर्थोरम्बिक होती है। कैसा होती है, ऑर्थोरम्बिक, जिसमें A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी के बराबर होती है, और अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री इक्वल होता है। कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें जो कौन आंसर हो जाएगा, एक दिया सलाई की ज्यामिति होती है ऑर्थोरम्बिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 3 नंबर है, एन गोले वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है, ठीक है। यदि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या पूछे, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या तो कितनी होती है, परमाणुओं की संख्या का मतलब n। तो n गोले में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, कितनी होगी इसमें, तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आंसर सी होगा, n। यदि यहीं पे चतुष्फलकीय पूछ देता, ठीक है, तो चतुष्फलकीय कितना होता है, 2n होता है। समझिए इस बात को कि क्या कह रहे हैं, कि यदि परमाणुओं की संख्या n हो तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ जो आती है वो n आती है, और चतुष्फलकीय रिक्तियाँ आती है वो कितना आती है, 2n आती है। ये चतुष्फलकीय हो गया, ठीक है, चतुष्फलकीय। यही कहते हो गया अष्टफलकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में रवा के घनत्व में कमी आ जाती है। यहाँ से याद कीजिएगा, रवा के घनत्व में कमी मतलब शॉर्ट से पता चला है, तो स्कॉट की या शॉर्ट की, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन बनाता है। निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन बनाता है। तो आदर्श विलयन क्या होता है, जो मतलब आदर्श और अनादर्श में सीधा याद कीजिएगा, आदर्श जो एक जैसा होता है, ठीक है। तो इसमें C2H5OH और जल एक जैसा तो है ना, अलग अलग स्ट्रक्चर है। HNO3 और जल अलग अलग है, मतलब ये और ये दोनों में कोई अंतर नहीं, अलग अलग है। C6 और C6H5CH3 ये दोनों आप मिल रहा है, ठीक है। तो आदर्श से आपको क्या याद करना है कि इसका स्ट्रक्चर लगभग लगभग सेम हो, ये ट्रिक है, ठीक है, तुक्का है मानने के लिए। क्या है, स्ट्रक्चर सेम होगा। तो आदर्श जो विलियन होगा, आदर्श विलियन कौन हो जाएगा, आदर्श विलियन डी नंबर, बेंजीन और टोल्यूइन का मिश्रण। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 और टोल्यूइन का C6H5CH3, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 0.1 मोलता वाले H3PO4 के विलयन की सामान्यता क्या है? मतलब इसका जो इसमें 0.15 नॉर्मलता इसका निकालना है, 0.1 नॉर्मलता है या 0.2 नॉर्मलता है या 0.3 नॉर्मलता है। तो नॉर्मलता जो होता है निकालने के लिए नॉर्मलता वो कितना होता है, मोल रता इंटू एन फैक्टर, क्या होता है, एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है, H प्लस आयन की संख्या। तो मोल देखिए एन फैक्टर मतलब ये H3PO में, चाहे एन फैक्टर को आप क्षारकता ही बोल सकते हैं, ठीक है। एन फैक्टर क्या बोलते हैं, क्षारकता। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए, यहाँ से क्या कीजिएगा, देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, नॉर्मलता इक्वल टू मोल रता इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, क्षारकता होता है। तो आपको क्या दे दिया हुआ है, मोल रता दे दिया हुआ है 0.1 और एन मीन्स क्षारकता। तो क्षारकता कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 3H है और O, तो इसका मतलब क्षारकता 3 हो जाएगा। तो 3 रख दीजिए, तो मल्टीप्लिकेशन करिए 0.3 आंसर आएगा, ठीक है। 3 नॉर्मलता इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी तनु घोल का अनुसंख्यक गुणधर्म, किसी तनु घोल का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है। तनु घोल का अनुसंख्यक गुणधर्म किस पे निर्भर करता है, किस पे करता है, देखिए घोल की प्रकृति पर, घोलक की प्रकृति पर, घोल के अणुओं की संख्या पर और घोलक के अणुओं की संख्या पर। तो यहाँ से याद कर लीजिएगा, जो अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है वो घोल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, मीन्स घोल, ठीक है, विलय के अणुओं की संख्या पे, ठीक है, विलायक अणुओं की संख्या पे नहीं, किस पे, विलय। और घोल मीन्स क्या होता है, विलय। घोलक मीन्स क्या होता है, विलायक, ठीक है। तो विलय के अणुओं की संख्या पे निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, 25 सेंटीग्रेड पर निम्नलिखित में किसका प्रासरणी दाब सबसे अधिक होगा। तो जिसका क्या, जिसका वांठव गुणांक अधिक होगा उसकी प्रासरणी दाब अधिक होगी। तो देखिए इसके लिए वांठव गुणांक कितना होगा, तो जो Ca2 क्या है, कैल्शियम क्लोराइड टूटेगा उस Ca2 प्लस प्लस Cl माइनस संतुलित करेंगे तो 2 क्लोरीन लग जाएगा, 2 और 1 3 में, इसका वांठव गुणांक कितना हो गया, 3। इसके लिए वांठव गुणांक K प्लस और Cl माइनस में, इसके लिए वांठव गुणांक 2। यूरिया के लिए वांठव गुणांक 1, ग्लूकोज के लिए वांठव गुणांक 1। तो किसका वांठव गुणांक अधिक है, तो CaCl2 का वांठव गुणांक। तो आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका CaCl2। वो 25 सेंटीग्रेड पर इसी का प्रासरणी दाब सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैराडे की क्या है, एक फैराडे की विद्युत धारा किस अम्ल के तनु घोल से प्रवाहित करने पर H2P पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। मतलब H2P पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो क्या करना है यहाँ से, बस ये भी हल्का है, क्या करना है देखा बताते हैं अभी, इसके देख लीजिए कैसे बनाएंगे इसको। तो मतलब दो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मतलब 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और बनता है H2, ठीक है, H2। तो 2 मोल हुआ, ठीक है, 2 मोल से एक H2 बनता है। तो एक मोल से कितना H2 बनेगा, 1/2 H2, ठीक है, 1/2 H2। इसको मोल में बदलने के लिए लीटर में, तो 1/2 गुने 22.4 से मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 से 11.2 क्या हो जाएगा, 11.2 लीटर। अब 11.2 लीटर को हमको किसमें बदलना है, ml में बदलना है। 11.2 लीटर को 11.2 लीटर को हमको ml में बदलना है। लीटर को ml में बदलने के लिए 1000 से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, कर लीजिए। तो 11 2 क्या हो जाएगा, 00। तो 11,200 किधर है, ml। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्य घोल की मोलल चालकता, मतलब तनुता बढ़ाते हैं, तनुता हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो किसी विद्युत अपघट्य की घोल की मोलल चालकता क्या होती है। तो मोलल चालकता भी बढ़ती है और तुल्यांकी चालकता भी बढ़ती है।
ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.736 वोल्ट है, इसका मानक अवकरण विभव है। ठीक है, इसका मानक अवकरण विभव है, तो इसका मानक अवकरण विभव क्या हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव में हो जाएगा, एक पॉजिटिव में ऑक्सीकरण विभव पॉजिटिव में होगा, तो अवकरण विभव किस में होगा, वो निगेटिव में हो जाएगा। तो जस्ट इसका निगेटिव कौन है, सी नंबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेमडा इनफाइनाइट NaCl बराबर होता है, तो ये कोलरस के नियम से होता है, जब NaCl टूटता है तो लेमडा Na प्लस आयन में प्लस लेमडा Cl माइनस आयन में टूटता है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, तो फर्स्ट ऑप्शन है लेवलॉन सेल, ऑप्शन बी लेड स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन सी सांद्रण सेल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो द्वितीयक सेल होता है वो लेड स्टोरेज बैटरी हो जाता है, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, तो किसी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो ताप पे निर्भर करता है, किस पे, ताप, ऑप्शन ए नंबर, ताप पे निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है ना, उसकी इकाई जो होती है, उसकी मात्रक होती है, वो होती है सेकेंड इनवर्स, क्या होती है, सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अगर अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का अर्ध आयु भी दुगुनी हो जाती है, अभिक्रिया की कोटि बताइए। ठीक है, अगर अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया की अर्ध आयु भी दुगुनी हो जाती है, तो अभिक्रिया की क्या बताना है आपको, कोटि बताना है। तो इसके लिए जो अभिक्रिया होगा वो शून्य कोटि हो जाएगा। देखिए कैसे, तो शून्य कोटि का अभिक्रिया जो है, शून्य कोटि का अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है और इसका शून्य कोटि अभिक्रिया का मात्रक होता है, वो दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसी कारण से जो क्या है, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल भी दुगुनी हो जाएगी। ठीक है, इसको दुगुना करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल होता है वो क्या होता है, 1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन में के। ठीक है, तो यहाँ से दे सब स्थिरांक है, तो इसको लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल टू समानुपाती ए के पावर 0, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिशोषण वह घटना है, अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ, ठीक है, 18 का आंसर है क्या है, तो दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है। हाँ, तो अधिशोषण वह घटना है जो क्या होता है, जब कोई सतह पर कोई अणु आके चिपकता है, तो इसी को बोलते हैं अधिशोषण। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, उत्प्रेरक वह पदार्थ है, उत्प्रेरक कैसा पदार्थ है, तो प्रतिफल के साम्य सांद्रण को बढ़ाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन है अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को बदल देता है, साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय घटा देता है, अभिक्रिया को ऊर्जा प्रदान करता है। तो साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को घटा देता है, मतलब सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है, ये कम कर देता है। सक्रियण ऊर्जा जैसे कम होगा तो अभिक्रिया बहुत फास्ट हो जाती है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लायोफिबिक कोलाइड का अस्थायित्व का कारण है, जो लायोफोबिक कोलाइड का अस्थायित्व का कारण क्या है, ऑप्शन ए नंबर कणों का जलयोजित होना, ऑप्शन बी नंबर कणों का आवेशित होना, ऑप्शन सी कणों के बड़े आकार का होना और कणों के छोटे आकार का होना। तो यहाँ पे कणों का आवेशित होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, गोल्ड संख्या जुड़ा है लायोफोबिक कोलाइड से, लायोफिलिक कोलाइड से, लायोफोबिक कोलाइड से, पायस से, जेल से।
किससे जुड़ा होता है? तो किससे जुड़ा होता है, देखना है किससे, तो लायोफोबिक कोलाइड से जुड़ा होता है, लायोफोबिक, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, सल्फाइड ऐश का समारण प्रायः किस विधि द्वारा किया जाता है? तो सल्फाइड ऐश का जो समारण होता है वो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि से है? जिंक का आसानी से हो जाता है, परा का आसानी से हो जाता है, कॉपर का आसानी से हो जाता है, लेकिन एजी का आसानी से नहीं होता है, तो ऑप्शन, इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन, प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है, प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है तो किस में किया जाता है? तो अत्यंत ही शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, लोहे के निष्कर्षण में धातुमल प्राप्त होता है, तो लोहा का निष्कर्षण करते हैं तो उसमें कौन सा धातुमल प्राप्त होता है? धातुमल किसको कहते हैं? धातुमल स्लैग, इसका इंग्लिश होता है स्लैग, ठीक है, स्लैग। जब अयस्क में अशुद्धियाँ होती है और अशुद्धियाँ को निकालने के लिए उसमें कुछ अपद्रव मिलाते हैं, तो वो जो अशुद्धि होती है, जो अशुद्धि अपद्रव को एक एक ठोस पदार्थ के रूप में जमने लगता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धातुमल कहते हैं। जब लोहा को निष्कर्षण करते हैं तो उसमें जो अशुद्धि होती है CaSiO3, मतलब यही धातुमल प्राप्त होता है, CaSiO3, ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन का निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय है? तो इसमें कौन हो जाएगा? NO2, क्या हो जाएगा? NO2, नाइट्रोजन का यही ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है, NO2, बी नंबर। अगला देख लीजिएगा, फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जो फास्फोरन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो -3 से +3, ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? सबसे अधिक अम्लीय, जो ज़्यादा ऋणात्मक होगा वही अम्लीय होगा, तो ऑप्शन बी नंबर, N2O5, ठीक है, N2 फास्फोरस सबसे ज़्यादा ऋणात्मक है, तो इसी कारण से अम्लीय ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, फॉर्मिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल सांद्र से अभिक्रिया करता है, ऑप्शन ए गलत है, क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर होना चाहिए H2, इसमें दिया हुआ है इंग्लिश में, तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे H2SO4 होना चाहिए, सांद्र H2SO4, तो H2SO4 फॉर्मिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तो H2SO4 का जो गुण होता है वो जल शोधक गुण होता है, मतलब यहाँ से फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, ये H2SO4 से अभिक्रिया करके ये इसके जल को सोख लेता है, तो H2O, मतलब H2O सोखा तो क्या बचेगा? सिर्फ CO बचेगा, तो आंसर कौन होना चाहिए? CO, ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सल्फर के अणु होते हैं, तो सल्फर के अणु कैसे होते हैं? तो अष्टपरमाण्विक होते हैं, जब भी सल्फर अणु बनाता है वो एसिड बनाता है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? परमाणु संख्या 29 है, तो आपको चेक करना होगा, कैसे कीजिएगा कॉपर का? तो SK-TB क्रोम्न फीकोनी क्यूजन, ठीक है, क्यूजन, तो यहाँ से याद होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए जो कॉपर है क्या है? कॉपर का परमाणु संख्या 29 है, ठीक है, 29 है, तो ये SK-TB क्रोम्न फीकोनी क्यूजन, ठीक है, क्यूजन, तो क्या इसमें ये अंतिम 3D9 में आता है, 3D9, 4s2 और 3D9 में, तो यहाँ पे से क्या आ जाएगा? ये एक्सेप्शन में आता है, S का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, तो 4s1 और 3D क्या जाएगा? 3D10, तो यहाँ पे आर्गन हो जाएगा और 4s1 3D10, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर, ठीक है, एक्सेप्शन में आता है, डी ब्लॉक में होता है। अगला देखिएगा, क्या है कि लैंथेनाइट तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास F1 to 14 NH2, ये नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, N-2 NH2 यहाँ से क्या हो जाएगा? और D01 और ये 0 से 14, हाँ, ऑप्शन बी नंबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर, जो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइट नहीं है? यहाँ पे एविटिनाइट लिख दिया, लेकिन एक्टिनाइट नहीं है, तो एक्टिनाइट कौन है? नहीं है, तो क्यूरियम है एक्टिनाइट, यूरेनियम है, क्या कैलिफोर्नियम है, लेकिन इसका जो आंसर होगा डी, टर्बियम नहीं है, कौन है? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा,
निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय अब किसको देखेंगे, ठीक है। तो प्रतिचुंबकीय अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकाल के होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉन की संख्या से पता करेंगे हम लोग। तो प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो प्रतिचुंबकीय जो इसमें से जो आंसर आएगा वो हो जाएगा एस्केडियम। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम पता करेंगे तो कितना क्या हो जाएगा, एस्केडियम जो होता है वो एस्केडियम 3+ है। तो 3+ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पेयर होगा। कितना हो जाएगा, पेयर। इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी, 21। 21 में से 3 जाएगा तो 18 बचेगा। तो और 18 जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, पेयर। पेयर जब होता है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर युग्मित होता है तो प्रतिचुंबकीय होता है, ठीक है। लेकिन जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर, वो अनुचुंबकीय होगा। तो इसमें भी अनपेयर है, इसमें भी अनपेयर है, इसमें भी अनपेयर। तीनों में क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये अनुचुंबकीय तीनों है, लेकिन ये क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, Fe2+, जिसकी परमाणु संख्या क्या है, 76 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मतलब इसका परमाणु संख्या कितना है, 26। तो इसमें इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलेंगे और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। इसके क्या होगा, इसके टी वी क्रोम्न फीकोनी, ठीक है, फीकोनी। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, यहाँ से 4s2 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 में से 2 गया 4। तो क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की, अयुग्मित में जोड़ा इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो होगा अयुग्मित, क्या है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पता करेंगे। तो इसका आंसर होना चाहिए 4। कितना होगा, 4। यहाँ पे देख सकते हैं, बना के आप देख सकते हैं डी ब्लॉक में, ठीक है। डी ब्लॉक का था तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। इसका बताया गया है कि कैसे बनाया जाएगा क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है K3FeCN6 में Fe की ऑक्सीजन संख्या। ये ऑक्सीजन संख्या कैसे निकालेंगे, तो पोटेशियम कितना है 3, एक पोटेशियम का ऑक्सीजन संख्या 1, Fe को क्या माने x प्लस C क्या गो है, मतलब CN 6, एक CN का कितना होता है -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3 + x अब माइनस यहाँ पे क्या है 1 है, तो -6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू +3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +3। तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 3। ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी लिगेंड है। तो सभी लिगेंड क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं, लेकिन लुईस भस्म या लुईस क्षार, लुईस क्षार बोलिए या भस्म बोलिए, ठीक है। ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन, जटिल आयन क्या है, जटिल आयन NiC4 - 2 की संरचना होती है। तो क्या है, तो इसकी जो संरचना होती है वर्ग समतलीय होती है। ऑप्शन बी नंबर, वर्ग समतलीय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विटामिन B12 में रहता है। तो विटामिन B12 में क्या रहता है, तो कोबाल्ट रहता है, याद कर लीजिएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है। तो किस में होगा, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण है। ऑप्शन बी में भी है द्विध्रुव आघूर्ण, ऑप्शन सी में है, लेकिन ऑप्शन डी में नहीं है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, शून्य है। इधर से क्लोरीन, इधर से क्लोरीन, इधर से क्लोरीन और इधर से क्लोरीन। तो चारों तरफ से क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, तो इधर भी कुछ चार्ज जाएगा, इधर भी पार्शियल, तो चारों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल होने के कारण इसमें क्या होगा, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन जेम हाइहेलाइड है, मतलब जेम डाइहेलाइड, ठीक है, जेम डाइहेलाइड, ठीक है। तो जेम क्या होता है, जब ब्रोमीन लगा होता है दोनों ओर से, ठीक है, दो ओर से मतलब दूसरे के पे ब्रोमीन, तो 2 बार ब्रोमीन लगा होगा तो जेम उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। इसी को CH3 CHBr2 मतलब Br2 लगा हो, इसी को जेम बोलते हैं, मतलब 2 बार Br होना चाहिए, हेलाइड हाइड्रोजन 2 बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जेम हेलाइड, जेम, ठीक है, जेम से वर्ड पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्लोरोफॉर्म बनाता है। क्लोरोफॉर्म कौन बनाता है, तो मेथेनॉल, मेथेनल, प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल। तो इसका जो क्लोरोफॉर्म जो बनाता है प्रोपेन 2 ऑल बनाता है, मतलब CH क्लोरोफॉर्म का क्या होता है,
CHCl या 3 या HCOONA, ये भी प्रोपेन 2 से ही बनता है। CHCl3 पता कर लीजिएगा, ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र रहता है। अगला क्वेश्चन, एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किससे बनाने में होता है? मतलब एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसे बनाने में होता है? एल्किल हैलाइड का उपयोग किसको बनाने में करते हैं? एल्कीन, एल्कोहल और इनमें सभी। आंसर हो जाएगा 43 का इनमें सभी, मतलब सभी को बनाया जाता है एल्किल हैलाइड से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एल्कोहल है? तो जो 2 डिग्री एल्कोहल से जुड़ा होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी। ये क्या है? 1 डिग्री, इधर से कार्बन कार्बन होगा 1 डिग्री, ये क्या होगा? 2 डिग्री, तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 डिग्री, ये कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन बी नंबर 2 डिग्री, मतलब सेकेंडरी एल्कोहल है। 2 ओर से कार्बन कार्बन चेंज जुड़ेगा, ठीक है, या 2 डिग्री से वो जुड़ा होगा, उसको बोलते हैं सेकेंडरी। अगला क्वेश्चन, अनाज एल्कोहल निम्नलिखित में किसका नाम है? अनाज एल्कोहल, ठीक है। तो अनाज एल्कोहल जो होता है वो किसको कहा जाता है? तो जो अनाज एल्कोहल जो होगा वो एथिल एल्कोहल को कहा जाएगा। किसको? ऑप्शन बी नंबर, एथिल एल्कोहल, याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में कौन एल्केन बना सकता है? तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में कौन एल्केन बना सकता है? तो 46 का जो हो जाएगा वो एल्कोहल CH3CH2OH, ये अभिक्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके एल्केन बनाता है। क्या है? एल्कोहल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, RCOClH2 से अभिक्रिया करेगा किसके उपस्थिति में? PD और BSF4, तो एल्डिहाइड और HCl बनाता है। तो क्या है इसको कौन सी अभिक्रिया है? ठीक है, हमको देखना है। तो कैनिजारो अभिक्रिया, रोजेमुंड अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, क्लोरोमेंसेन अभिक्रिया, तो कौन सी अभिक्रिया है? ठीक है, RCOCl, ये कौन, मतलब ये अभिक्रिया करके ये कौन सी अभिक्रिया है? ठीक है, तो ये क्लास में पढ़ाया गया। देखिए कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, 47 नंबर है, कौन सी अभिक्रिया? तो अभिक्रिया रोजेमुंड, अभिक्रिया रोजेमुंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो एल्डिहाइड CHO है, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया जाता है, एक अम्ल प्राप्त होगा, मतलब सिडोलेस प्राप्त हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता? तो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता, इनमें से कौन है जो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता? तो एसिटेल्डिहाइड नहीं देता, ऑप्शन बी नंबर, एसिटेल्डिहाइड नहीं देता। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का बात आ जाता है कि एसिटेल्डिहाइड वो नहीं देता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट अल्फा हाइड्रोजन का है। तो आगे देखिएगा, यूरोट्रोपिक निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है? यूरोट्रोपिक कब बनता है? जब अमोनिया से किसकी अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। तो जो अमोनिया को अब फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, किसे? फॉर्मेल्डिहाइड से, तो यूरोट्रोपिक बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सूत्र एस्टर को व्यक्त करता है? एस्टर क्या होता है? RCOOR, ठीक है, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? तो बेकिंग घोल, फेलिंग घोल, टोलेन अभिकर्मक, HCO3। तो ये तीनों से तो नहीं किया जाता है बेकिंग घोल, क्योंकि दोनों में क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है और फॉर्मिक है, ठीक है। तो दोनों में कुछ CO मतलब एल्डिहाइड दोनों ग्रुप में आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर, NaHCO3 से हम इसको क्या कर सकते हैं? विभेद कर सकते हैं, NaHCO3 से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल अम्ल है? तो सबसे प्रबल अम्ल, ये तो जिसमें ज़्यादा क्लोरीन होगा वो प्रबल अम्ल होगा। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन डी नंबर, सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा कौन?
ये तो इसका आंसर डी। ठीक है, अगला देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सबसे अवकारक है? निम्नलिखित में कौन सबसे अवकारक है? तो सबसे अवकारक क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक और ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, सबसे अवकारक मेथेनोइक अम्ल। अगर निम्नलिखित में किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों से सीधे प्राइमरी एल्कोहल में अवकृत किया जाता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को सीधे प्राइमरी एल्कोहल में अवकृत करने के लिए LiAlH4 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनेट हाइड्राइड। ठीक है, ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एमीन? सेकेंडरी एमीन के किसको बोलेंगे? तो प्राइमरी एमीन NH2, सेकेंडरी एमीन एक तरफ दो तरफ से कार्बन की चेन और NH दो तरफ से कार्बन की चेन। टर्सरी एमीन सिर्फ N तीन तरफ से कार्बन की चेन। तो इसमें से कौन हो जाएगा? सेकेंडरी एमीन, तो दो तरफ से क्या होना चाहिए? सिर्फ दो तरफ से ग्रुप R ग्रुप होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ये प्राइमरी एमीन है, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये जो बोला प्राइमरी एमीन है, ये क्या है? सेकेंड टर्सरी एमीन है, और ऑप्शन डी सेकेंडरी एमीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन, मेथिल आइसोसाइनेट का अणुसूत्र है। मेथिल आइसोसाइनेट का अणुसूत्र है, तो मेथिल आइसोसाइनेट का क्या हो जाएगा अणुसूत्र? तो हो जाएगा इसका CH3NCO। ऑप्शन ये भोपाल गैस त्रासदी का बात है। ठीक है, CH3NCO। अगला, निम्नलिखित में किसके जलांश से प्राइमरी एमीन बनता है? तो निम्नलिखित में किसके जलांश से प्राइमरी एमीन बनता है? तो 58 है, तो 58 का आंसर क्या होगा? एल्किल आइसोसाइनाइड से। तो एल्किल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का प्रसंकरण होता है। एमीन, तो एमीन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2, इधर से बॉन्ड होगा। ठीक है, NH2। तो इसका जो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है? sp3 होता है, sp3, ऑप्शन सी नंबर, sp3। अगला देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज के जलांश से प्राप्त होता है। तो सुक्रोज को आप तोड़िएगा, C6H12, सुक्रोज C12H22O11। ठीक है, इसको सुक्रोज को आप तोड़िएगा, जब आप गठन कीजिएगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में C6H12O6 और C6H12O6, मतलब दो अणु में टूटता है, तो एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो एक विटामिन है, एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है एक क्या है? विटामिन। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, तो एक विटामिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सेल के अनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है? तो DNA अनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन है एक, साबुन क्या है? वसा अम्लों का लवण है, तो ऑप्शन सी नंबर, वसा उच्च वसा अम्ल का लवण होता है। अगला, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? ठीक है, तो ये प्रोटीन पॉलीथीन क्या है? ये मानव निर्मित बहुलक है, बेकेलाइट मानव निर्मित बहुलक है, ब्यूनाइस मानव निर्मित बहुलक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? जो प्राकृतिक होता है प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला देख लीजिए, सह बहुलक का उदाहरण है। तो जो सह बहुलक है इसका उदाहरण कौन है? ठीक है, सह बहुलक का उदाहरण है, तो सह बहुलक का उदाहरण नायलॉन 66 है। नायलॉन 66 मतलब दो चीज़ से मिलाने के बाद बनता है। ठीक है, दो चीज़ को मिलाने के बाद बनता है। एक सम बहुलक होता है, एक सह बहुलक। तो सम मीन्स समान होता है और सह मीन्स अलग अलग। ठीक है, अगला क्या है? संघनक बहुलीकरण का उत्पाद है। संघनक बहुलीकरण का उत्पाद है क्या? 66 नंबर है, तो 66 का जो आंसर हो जाएगा वो नायलॉन 66 हो जाएगा। नायलॉन 66 जो ये संघनन बहुलीकरण का एक उत्पाद है। ठीक है, अगला देख लीजिएगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में होता है? तो एंटीपायरेटिक क्या होता है?
जो बुखार को कम करता है। तो एंटीपायरेटिक जो जिसको क्या बोलते हैं, पैरासीटामोल। ऑप्शन ए नंबर, एंटीपायरेटिक को कम खत्म करने करता है कौन, पैरासीटामोल। चलिए अगला देख लीजिएगा, टाइफाइड के इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। टाइफाइड के इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। तो पेनिसिलिन, क्लोरोफेनिकॉल, टेट्रामाइसिन, सल्फाडाइजिन। तो जो क्या है, टाइफाइड के इलाज के लिए जो एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है वो क्लोरोएम्फेनिकॉल होता है। ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भोपाल हादसे में जो विषैली गैस निकली थी वो क्या है, यही है। ऑप्शन बी नंबर, CH3NCO। ठीक है, मिथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, CH3NCO। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन गैमेक्सिन है। तो गैमेक्सिन क्या होता है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सिन इसी को बोलते हैं। ये देख लीजिए, बेंजीन है, बेंजीन है, इधर से Cl, 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 इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसी को गैमेक्सिन कहा जाता है। तो चलिए हमारा 70 ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। और देख लीजिए जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है धातुई ठोस क्या है, दो उदाहरण दे। फ्रेंकल दोष क्या है, व्याख्या करे। समप्रासरी, मतलब इसमें 20 क्वेश्चन, इसमें से 10 बनाना है। देखिए धातुई ठोस क्या है, फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं, समप्रासरी घोल किसे कहते हैं, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म से क्या समझते हैं, चालक में मोलर चालकता की परिभाषा दे। फ्राइडे के विद्युत विच्छेदन के लिए प्रथम नियम ले। एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, पृष्ठ क्रियाकारक क्या है, तांबा के 2 अयस्क का नाम लिखे। खनिज एवं अयस्क में अंतर स्पष्ट करें। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है, क्यों। हैलोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकरण होते हैं, क्यों। इंटेल हैलोजन से आप क्या समझते हो, उदाहरण दे। XCF2 की संरचना का उल्लेख करें। एफ ब्लॉक के तत्व क्या है, उन्हें यह नाम क्यों दिया गया है, क्या। कॉपर प्रतिचुंबकीय होते यन, कॉपर टू अनुचुंबकीय व्याख्या करें। ठीक है, ये सब इसका क्या है, IUPAC नाम लिखना है सबका। टिंचर आयोडीन निम्नलिखित टिंचर आयोडीन में विभिन्न अवयव है। स्टोमर क्या है, प्राकृतिक स्टोमर का एक उदाहरण दे। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा दे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगला 5 मार्क्स का भी है। निम्नलिखित यौगिक संरचना सूत्र लिखे। 2 एमिनोएथेनॉल टर्सरी ब्यूटिल एमीन, N एथिल मेथेनमाइन, N डाइमेथिल मेथामाइन, N एथिल क्लेप्टोमीन। ठीक है, इस सबको हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित का संक्षिप्त दे। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, HBH अभिक्रिया। ठीक है, इस सबको हम देखेंगे आगे क्वेश्चन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक करने देते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो चलिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और इसको क्या नोट डाउन करें, और इस पूरे ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं आप लोग, पूरे इस ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। ठीक है, अपने कॉपी में लिखिए और इस पूरे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा। एग्जाम में यहाँ से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव रहना ही रहना है। ठीक है, रहा ही जाता है, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही तक करने देते हैं।